स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि महाराष्ट्र के राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। आज संडे को सुबह तक इसके बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं थी। इनफैक्ट दोपहर के बाद मैं भी सोच रहा था थोड़ा रिलैक्स होने का, लेकिन अचानक से न्यूज ऑन करते ही खबर यह आता है कि महाराष्ट्र के अंदर जो एनसीपी है, शरद पवार की पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, वो एक प्रकार से स्प्लिट हो गई है। और हो सकता है कि जैसे आपने एक साल पहले जो शिवसेना है जिसको स्प्लिट होते हुए देखा, एकनाथ शिंदे को जो ओरिजिनल सिंबल है वो मिल गया है, कुछ वैसा ही आपको रिपीट होता हुआ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अजित पवार ज्वाइन कर लिए हैं एनडीए। जी हां, अजित पवार जो है एनडीए ज्वाइन करके जो महाराष्ट्र के अंदर डिप्टी सीएम का पद है, आपको पता ही होगा इस समय महाराष्ट्र में जो सीएम है वो है एकनाथ शिंदे, और जो डिप्टी सीएम है वो इस समय प्रेजेंट में है देवेंद्र फडणवीस जी। लेकिन यहां पर एक और डिप्टी सीएम होंगे, क्योंकि अजित पवार ने अभी जस्ट कुछ देर पहले राजभवन के अंदर शपथ लिया और जो डिप्टी सीएम का पद है वो अब संभाल लिया है। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा क्या हो सकता है, किस तरह का आंकड़ा इस समय महाराष्ट्र के असेंबली में देखने को मिल रहा है। बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहां पर 3 लाइव बैच हमारे द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश बैच। यहां पर जो भी आपको ज्वाइन करना है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करनी है, तो यहां पर 5 जुलाई के पहले अगर आप ज्वाइन करते हो तो जो रिनाउंड आईएएस ऑफिसर है अनिल स्वरूप जी, उनका 2 बुक जो है वो आपको फ्री में दिया जाएगा। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेंड कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, अभी जैसा कि मैं आपको कह रहा था, कुछ देर पहले ही अजीत पवार, ये आप देख सकते हो, ये पिक्चर जो है राजभवन से आई है, वहां पर नारे लग रहे थे कि अजीत दादा हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह के स्लोगन्स आपको देखने को मिल रहा था, क्योंकि 2019 के बाद से आप देखोगे, मैं अभी आपको सब टाइमलाइन बताऊंगा, लेकिन 2019 के बाद से महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार ने तीसरी बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद संभाला है। और यह सडन जो डेवलपमेंट हुआ है, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि आज संडे सुबह तक इसके बारे में कानों कान किसी को भी पता नहीं चला, किसी को भी खबर नहीं आई। वैसे मैं आपको यह बता दूं कि 2019 में आपको याद होगा जो इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें क्लियर कट मेजॉरिटी किसी को नहीं मिली थी। आपको पता ही होगा, पहले जो है उद्धव ठाकरे की जो पार्टी थी शिवसेना और साथ ही साथ बीजेपी, वो लोग साथ में मिलकर लड़े थे चुनाव, और माना जा रहा था कि ये दोनों मिलकर अपना जो गवर्नमेंट है उसको फॉर्म करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय शिवसेना नाखुश थी। उद्धव ठाकरे चाहते थे कि यहां पर जो चीफ मिनिस्टर का पद है वो 2.5 साल के लिए बांटा जाए बीजेपी और शिवसेना के बीच में, लेकिन बीजेपी इसको नहीं मान रही थी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो चीज नहीं हो पाया, उसकी वजह से अचानक से उस समय खबर आता है कि एनसीपी को तोड़कर अजीत पवार जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसीलिए सुबह सुबह मुझे याद है, आई थिंक शायद 5-6 बजे का समय हो रहा था सुबह सुबह, और अजीत पवार डिप्टी सीएम का पद और देवेंद्र फडणवीस सीएम का पद का जो शपथ होता है वो यहां पर राजभवन में अचानक से ले लिया, लेकिन वो टिक नहीं सका। और फिर क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, वो तीनों आते हैं और महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट बनाते हैं 2019 में। और ये सरकार चलती है लगभग 2-2.5-3 साल, आपको पता ही है। लेकिन इस गवर्नमेंट में भी आप देखोगे, महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट में, इसमें जो सीएम का पद था आप सबको पता है वो उद्धव ठाकरे थे, और जो डिप्टी सीएम है वो उस समय अजीत पवार थे। तो अजीत पवार दूसरी बार डिप्टी सीएम बने। लेकिन आज जो कुछ हुआ है उसमें वापस से तीसरी बार जो अजीत पवार है वो डिप्टी पीएम का पद संभालेंगे। अब क्वेश्चन आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या अजीत पवार बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, या फिर जो पूरी की पूरी एनसीपी है, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है शरद पवार की, क्या उसको लेकर आ गए हैं। लेट मी टेल यू, अजीत पवार ने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन यहां पर अब क्या है ना कि अब आप देखिए, ये थोड़ा सा मैं आपको असेंबली का पूरा दिखाना चाहता हूं। ये अगर आप देखोगे इस समय महाराष्ट्र के अंदर 288 ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वहां की असेंबली की, और इस समय जो गवर्नमेंट है वो एनडीए की गवर्नमेंट है। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीट है, आप देख सकते हो 105, और आपको पता ही है ये जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे की, उनके 40 सीट्स हैं। यहां पर अब आप ध्यान से देखिए, ऑपोजिशन पार्टी में
ऑपोजिशन में कांग्रेस के पास 45 सीट्स हैं और जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे का वो है आपका 17 सीट्स। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना एनसीपी, यहां पर अब आप देखिए एनसीपी, ऑपोजिशन में भी एनसीपी आपको देखने को मिलेगा और यहां पर एनसीपी आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट में। क्यों? क्योंकि अजीत पवार का ऐसा मानना है और उनका कहना है, मतलब कि जो खबरें दिखाई जा रही हैं मीडिया में जो चल रहा है उसके आधार पर वो 40 एमएलए, अगर आप देखोगे एनसीपी के टोटल 53 एमएलए इस समय महाराष्ट्र असेंबली के अंदर हैं। 53 एमएलए में से 40 एमएलए अजीत पवार के साथ हैं, ऐसा क्लेम किया जा रहा है, और बाकी के जो 13 बचे वो आपको ऑपोजिशन में इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो एक प्रकार से क्या होता है कि जब भी इतनी बड़ी संख्या 2/3 के साथ अब जब आप पार्टी को स्प्लिट करते हो तो आपके पास हो सकता है कि पूरी पार्टी आ जाए, जैसे कि ये शिवसेना के समय हुआ था। आपको याद होगा पिछले साल शिवसेना में यहां पर आप देख सकते हो टोटल 57 सीट्स था उनके पास, जिसमें से 40 जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ आ गए, जिसकी वजह से जो पूरी की पूरी पार्टी है शिवसेना वो एकनाथ शिंदे की हो गई। तो यही हो रहा है यहां पर 40 एमएलए में। मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने मिनिस्टर का पद संभाला, ये आप देख सकते हो बहुत जो करीबी आप कह सकते हैं कि शरद पवार के काफी करीबी कई लोग थे, जैसे कि छगन भुजबल हो गए। इस तरह के लगभग 8-9 एमएलए ने यहां पर मिनिस्टर का जो शपथ है वो लिया है, मतलब कि वो एनडीए गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो इस समय एनडीए गवर्नमेंट में जब यहां पर जो पूरा सब कुछ हुआ उसमें एकनाथ शिंदे बाहर आए और जब रिपोर्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी तक डबल इंजन की सरकार चल रही थी, मतलब बीजेपी और शिवसेना एक साथ थी, लेकिन अब एनसीपी भी यहां पर आ गई है, मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है, ऐसा एकनाथ शिंदे का कहना था। ये सारी चीजें क्या सिग्निफिकेंस करती हैं? देखो यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है ना, रिसेंटली मुझे याद है 2 मई को, जस्ट 2 महीने पहले लगभग 2 मई को आपको याद होगा क्या हुआ था कि जो शरद पवार हैं उन्होंने एनसीपी के प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब कि ऑब्वियस ही बात है कि उनकी एज भी काफी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अब जो यंग पीपल हैं, जो यंगर पर्सन्स हैं, उनको पार्टी का कमान संभालने देना चाहिए था। तो शरद पवार जब यहां पर अपना इस्तीफा दे रहे थे तो काफी लोगों का ऐसा मानना था कि जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं अगले, वो अजीत पवार को बनना चाहिए था, क्योंकि अजीत पवार ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हैं, वहां पर काफी अच्छा खासा पकड़ है एनसीपी के ऊपर। लेकिन क्या होता है कि शरद पवार ने अपना जो वर्किंग प्रेसिडेंट है पूरे पार्टी का वो बना दिया अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को। तो ये दोनों लोगों को एनसीपी का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया और कहीं ना कहीं अजीत पवार जो है उनको साइडलाइन कर दिया गया। और तब से लेकर यह कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि अजीत पवार एनसीपी को छोड़कर या फिर जो पूरी की पूरी पार्टी है उसके बड़े एमएलए हैं उनको हो सकता है लेकर बीजेपी, मतलब कि एनडीए को ज्वाइन कर लें, महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है उसको ज्वाइन कर लें। और कुछ वैसा ही हुआ। आज सुबह लगभग 30 एमएलए के साथ अजीत पवार ने पहले मीटिंग की अपने घर में, और उसके बाद अचानक से दोपहर में खबर आता है कि अजीत पवार डिप्टी सीएम का पद जो है संभालने वाले हैं। अब लास्ट में क्वेश्चन ये आपके मन में आना चाहिए कि 53 एमएलए में से जब बोला जा रहा है कि 40 एमएलए अजीत पवार के साथ हैं, अगर ये रियलिटी होता है तो फिर मामला चला जाएगा अगेन इलेक्शन कमीशन के पास, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 1968 के ऑर्डर के आधार पर यह डिसाइड करेगी कि जो रियल एनसीपी है वो किसके पास जाएगा। जो एनसीपी का सिंबल हो गया, जो नाम हो गया नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तो वो नाम और सिंबल क्या वो शरद पवार के पास रहेगा, सुप्रिया सुले के पास रहेगा, या फिर वो अजीत पवार के पास चला जाएगा। तो ये डिसाइड अब आगे चलकर किया जाएगा। और ये चीजें कैसे डिसाइड की जाती हैं, देखो यहां पर अल्टीमेटली आपको यह समझना है कि डिसीजन होता है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन बहुत सारे फैक्ट्स को देखती है, बहुत सारे चीजों को देखती है, तब जाकर डिसाइड करती है कि ये किसके पास जाएगा। वो मेन आधार होता है कि एमएलएज और एमपीज किसके पास ज्यादा हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं जो नेशनल पार्टीज होती हैं और जो स्टेट पार्टीज होती हैं उसका डिस्प्यूट इलेक्शन कमीशन खुद संभालती है। और जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं, जो बेसिकली इलेक्शन कमीशन इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उस केस में इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप अपने में ही मामला सुलझा लीजिए या फिर आप कोर्ट के पास चले जाइए। खैर यहां पर मैं आपको बता दूं 1968 का जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था उसमें पहला जो केस आया था वो नेशनल, जो अभी आज के डेट में कांग्रेस पार्टी आप देख रहे हो ना, इंदिरा गांधी वाली पार्टी और पहले की जो पार्टी थी कामराज की पार्टी, ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड, उसके बीच में स्प्लिट हुआ था। उस समय क्या था कि इंदिरा गांधी एक तरफ थी और दूसरे तरफ जो कांग्रेस के ओल्ड गार्ड थे के कामराज, नीलम संजीव रेड्डी, वो लोग एक साथ थे। तो क्या हुआ था कि जो
कांग्रेस की ओल्ड पार्टी है उनके पास ये सिंबल रिटेन हुआ था। जो 2 बुलक्स आप देख रहे हो यहाँ पर, ये कांग्रेस के ओल्ड पार्टी के पास था और इसी को कांग्रेस ओ कहा जाता था। और जो न्यू पार्टी है उसमें आप देख सकते हो गाय और बछड़ा आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। तो ये इंदिरा गांधी जी को सिंबल दिया गया था, उनके पार्टी को सिंबल दिया गया था। तो वो पहला ऑर्डर था। अब इलेक्शन कमीशन डिसाइड कैसे करता है? बेसिकली क्या होता है ना कि इसमें जिस पार्टी के एमपीज, एमएलएज, ये सारी चीजों को कंसीडर किया जाता है और साथ ही साथ जो ऑफिस बेयरर्स हैं, बहुत सारे पार्टी से रिलेटेड जो लोग हैं, वो किनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या वो ज्यादातर अजीत पवार को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो शरद पवार हो गए, सुप्रिया सुले हो गई, क्या उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। उसके आधार पर वो डिसाइड किया जाएगा। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि एनसीपी के पास, जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो वहां की असेंबली है उसमें 53 सीट्स हैं। 53 सीट्स में से आपको बता ही दिया मैंने, 40 जो है वो अजीत पवार के साथ गए हैं और 13 जो है आपका शरद पवार के साथ गए। और उसी प्रकार से जो एमपीज हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से 5 लोकसभा एमपी जो है आपका नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के हैं और 4 राज्यसभा एमपी हैं। तो टोटल 9 एमपीज हैं। तो ये भी देखना होगा कि ये जो 9 एमपीज हैं वो किसके साथ जाते हैं। क्या वो अजीत पवार के साथ जाते हैं या फिर शरद पवार के साथ जाते हैं। काफी कुछ होना है। वैसे लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था कि जो रियल शिवसेना है उसका जो बैटल हुआ था उसमें एकनाथ शिंदे की जीत हुई थी, क्योंकि यहां पर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि आप देख सकते हो 55 एमएलए में से 40 ने एकनाथ शिंदे को सपोर्ट किया था और 13 एमपीज ने, मतलब कि 18 लोकसभा मेंबर्स में से 13 ने जो है वो एकनाथ शिंदे को सपोर्ट किया था। तो मेजॉरिटी एकनाथ शिंदे के साथ थी, इसलिए शिवसेना का जो रियल शिवसेना है वो दे दिया गया एकनाथ शिंदे को। अब ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि हो सकता है कि जो शरद पवार हैं उनका अगला मूव यही होगा कि वो सबसे पहले डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करेंगे। जो अजीत पवार हैं और बाकी के 40 एमएलए जो एनडीए में शामिल हो रहे हैं उनको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जाएगी। देखना होगा वो डिस्क्वालीफाई होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन एनसीपी ने डायरेक्टली आरोप लगाया है कि ये सारी चीजें ऑपरेशन लोटस के तहत की जा रही हैं बीजेपी के द्वारा। तो आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, सभी चीजों को लेकर आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि भारत में अभी प्रेजेंट में, आपको याद होगा रिसेंटली आम आदमी पार्टी को भी नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला था, तो टोटल कितने नेशनल पार्टी के स्टेटस वाले पॉलिटिकल पार्टीज हैं भारत के अंदर? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।